हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 80 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे और इस 80 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से ही आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। एक भी प्रश्न इससे बाहर से नहीं आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो ये 80 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग प्लीज़ शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसका पीडीएफ हम आपको बिल्कुल फ्री में देंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था। तो फ्रांस में था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया। यहाँ पे आपको बताना है कि वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया। तो मेटरनिख ने किया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन है। तो रॉबर्ट ओवन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। यहाँ पे आपको बताना है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पाँच नंबर प्रश्न है कि 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1917 ईस्वी में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है। तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि ब्रेट लीटो वार्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि ब्रेट लीटो वार्स की संधि किस देश के बीच में हुआ था। तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की। तो 1867 ईस्वी में किए, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई। तो 1864 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि रूस में किस राजवंश का शासन था। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में किस राजवंश का शासन था। तो रोमनोव का शासन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। तो 1921 में लागू हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि हनोई समझौता किस वर्ष हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि हनोई समझौता किस वर्ष हुआ। तो हनोई समझौता मार्च 1946 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन के दक्षिण में है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन के दक्षिण में क्या है। तो चीन सागर है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था। यहाँ पे आपको बताना है
कि हुआ हुआ नामक आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1939 ईस्वी में चलाया गया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने शुरू किया, तो रामकृष्ण वर्मा ने किया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, तो 1878 में पारित हुआ। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई। यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, तो 1915 में हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया, तो किस आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया, तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। यहाँ पे आपको बताना है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो 1928 में आया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया। यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया, तो 6 अप्रैल 1930 को किए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि प्रथम आईसीएस थे। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम आईसीएस कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है, तो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया, तो बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट जी ने चलाया। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहर के उदय का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 200 वर्ष पुराना है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि गंज कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि गंज किसे कहा जाता है, तो गंज एक छोटे स्थानीय बाजार को कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किसके समय में राजधानी बनी, तो उदयन के समय में राजधानी बनी। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि पटना का पुराना नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो अजीमाबाद है, पाटलिपुत्र है और कुसुमपुर है। ये तीनों पटना का पुराना नाम है। यानी उपयुक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि इंडिका किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है
कि इंडिका जो पुस्तक है ये किसकी रचना है, तो ये मेगास्थनीज की रचना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि ओपेक की स्थापना कब की गई। यहाँ पे आपको बताना है कि ओपेक की स्थापना कब की गई, तो 1960 में की गई। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि मिनर्वा किस देवी की प्रतीक थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मिनर्वा किस देवी की प्रतीक थी, तो ये विद्या की प्रतीक थी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगाया, तो पुर्तगालियों ने लगाया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका में कौन सा धर्म है, तो बौद्ध धर्म है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल कितनी भागीदारी है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल कितनी भागीदारी है, तो 40% है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, तो मानवता नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि नस्ल का आधार है। यहाँ पे आपको बताना है कि नस्ल का आधार क्या है, तो जीव शास्त्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाओं में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था। यहाँ पे आपको बताना है कि असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था, तो क्षेत्रवाद था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि दलित और महादलित का एक नया पहचान बना है। यहाँ पे आपको बताना है कि दलित और महादलित का एक नया पहचान कहाँ बना है, तो बिहार में बना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ, तो 1971 ईस्वी में हुआ है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, तो ये लोगों का शासन व्यवस्था है और ये लोगों के द्वारा चलने वाला शासन व्यवस्था है और ये लोगों के लिए शासन व्यवस्था है, यानी उपयुक्त सभी है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित की जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित की जाती है, तो प्रति व्यक्ति आय पर की जाती है, साक्षरता दर पर की जाती है और स्वास्थ्य की स्थिति पर की जाती है, यानी इनमें से सभी पर की जाती है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45
45 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी हो जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति कैसी हो जाती है, तो मंद हो जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा देश विकसित देश का उदाहरण है, तो अमेरिका है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो 1951 से 1956 था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, तो मुद्रा है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है। इसमें से आपको बताना है कि कौन नवीकरणीय संसाधन है, यानी जो खत्म नहीं होने वाला है। तो जो वन है ये नवीकरणीय है, अगर एक बार ये खत्म हो जाता है तो पुनः हम इसे उगा सकते हैं, तो ये नवीकरणीय है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि कृषि कार्य के लिए भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि कृषि कार्य के लिए भारत की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन उत्तराखंड का अभ्यारण्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन उत्तराखंड का अभ्यारण्य है, तो कार्बेट है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर किस खनिज की प्रधानता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर किस खनिज की प्रधानता है, तो पृथ्वी पर धात्विक खनिज की प्रधानता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि रानीगंज कोयले क्षेत्र का किस राज्य में है। यहाँ पे आपको बताना है कि रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये असम राज्य में स्थित है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि पंजाब किस फसल के लिए प्रमुख उत्पादक है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंजाब किस फसल का प्रमुख उत्पादक है, तो ये गेहूं का प्रमुख उत्पादक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है, तो केरल राज्य में की जाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि झूम खेती कहाँ की जाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि झूम खेती कहाँ की जाती है, तो पूर्वी पहाड़ी राज्यों में की जाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। यहाँ पे आपको बताना है कि लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्राटस्की ने किया था। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1906 में हुआ था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61
61 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व कहाँ सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो सबसे अधिक महानगरों में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 545 है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि किस देश में जल एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में जल एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था, तो बोलीविया में उभरा था। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि किस समझौते ने वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया, तो जनेवा समझौता ने वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, तो समान अवसर देता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, तो मुंबई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। यहाँ पे आपको बताना है कि सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है, तो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण है, यानी इनमें से सभी है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि भारत के सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो भारत के सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, तो लोकतंत्र की सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है, तो अलगाववाद है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है, तो रोटी, कपड़ा और मकान है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न है कि एटीएम से पैसे निकाला एवं जमा किया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि एटीएम से पैसे निकाला एवं जमा किया जा सकता है, तो 24 घंटे पैसे निकाल सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो महापौर कहा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि भूकंपीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78
78 नंबर प्रश्न है कि सूखे की स्थिति कैसे आती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे की स्थिति कैसे आती है। तो अचानक आती है, यहाँ पे सॉरी धीरे धीरे आती है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न है कि मानव निर्मित जलाशय कौन है। इसमें से आपको बताना है कि मानव निर्मित जलाशय कौन है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया जलाशय कौन है। तो गोविंद सागर है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो उत्तरी क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के 80 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और इसी 80 गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं, ये हमारा गारंटी है। और इसका पीडीएफ हम आपको बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। और उससे पहले ये होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है वैशाली में, बी ऑप्शन है बेगूसराय में, सी ऑप्शन है भागलपुर में, डी ऑप्शन है दरभंगा में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करना है। तो सभी के फोन में होता है क्रोम, उसे क्या कर लेना है, आपको ओपन कर लेना है और इसके सर्च बॉक्स में आपको लिखना है आस्क क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ASK और फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। और जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ गया आस्क क्लास, इस पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, तो इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए टेस्ट चल रहा है, तो आप लोग यहाँ से टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से देखिए आपको पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ यहाँ पे देते हैं। तो आप लोग यहाँ से अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो यहाँ से देखिए कितना पीडीएफ हम अपलोड कर चुके हैं, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसका रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बैंक की तैयारी करना है तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन बैंक सभी विषयों का तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वेबसाइट पे जरूर आके टेस्ट दीजिएगा और पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।